हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज की इस सेशन में जानेंगे हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस बनाए गए फ्रेंड्स बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित ही बनाए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं आज की सेशन में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और आज का ये जो सेशन है फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड जो है टॉप 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 7वां क्वेश्चन है। और एक बात और आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो फ्रेंड्स आपके प्रेजेंट टाइम में जो है आपके NCERT बेस्ड पर एक एग्जाम पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बिहार पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी के अलावा आप अगर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें तो ये सेशन भी आपके लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जीके जीएस के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा विद्युत धारा के मात्रक हो जाएंगे आपके एम्पियर होते हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स अगर वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसके मात्रक है, तो इनके साथ में याद रखिएगा आपके विभवांतर के मात्रक जो होते हैं आपके वोल्टमीटर होते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स आपके विभवांतर के मात्रक वोल्ट होते हैं। आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जरूरी नहीं है कि आपके विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक पूछे जा सकते हैं एग्जाम पे, बल्कि आपके ये वोल्ट किसका मात्रक है ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इनके साथ ये भी याद रखिएगा आपके वाट किसके मात्रक है, तो वाट जो है आपके शक्ति के एसआई मात्रक है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है। और ये ओम किसके मात्रक है, तो ये भी याद रखिएगा आपके प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आपके ओम है। फ्रेंड्स आप हमारे इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप जिन जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं ये भी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डी दुबे जी के द्वारा जो है लाइसोसोम की खोज की गई थी। अगर बात करें फ्रेंड्स की लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने किस वर्ष की थी, तो इनके साथ में ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में आपके 1958 ईस्वी में जो है आपके डी दुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। और अगर ऑप्शंस में आए हैं आपके कैमिलो गोल्जी, तो कैमिलो गोल्जी साहब ने किसकी खोज की थी, तो याद रखिएगा आपके गोल्जी बॉडी, शरीर में जो होते हैं आपके कोशिका के अंगों में से होते हैं आपके गोल्जी बॉडी, इन्हीं की खोज जो की थी आपके किसके द्वारा की गई थी, तो आपके कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी बॉडी की खोज की गई थी। वहीं अगर बात करें कि स्लाइडेन और स्वान ने किसकी खोज किया था, तो यानी इसने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम पे पूछे भी जा चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे। तो याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। इनके अलावा आपके जो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो आपके कोशिका के जो नाभिक होते हैं, याद रखिएगा कोशिका के जो नाभिक होते हैं इसकी खोज की थी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। तो याद रखिएगा कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखिएगा, आपके किसी न किसी एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, आपातकाल के समय कौन सी मौलिक अधिकार लागू रहता है। आपातकाल के दौरान तो कई सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसे निरस्त किया जाता है, लेकिन एक ऐसे मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के समय भी लागू रहता है। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपके आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स की आपके जो अनुच्छेद 14 है, ये अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, तो ये भी याद रखिए आपके समानता का अधिकार जो है आपके किस में वर्णित है, तो आपके समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। और डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जो है आपके अनुच्छेद 32 को क्या कहा था फ्रेंड्स, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया था। और आपके अनुच्छेद 19 में क्या है, तो आपके अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जो है आपके अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा यूरेनियम अयस्क कौन सा है। ऑप्शन से आपके यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पिचब्लेंड जो है आपके यूरेनियम का अयस्क है। फ्रेंड्स इनके साथ में ये जरूर याद रखिएगा आपके हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये किसके अयस्क हैं, तो इसके याद रखिएगा आपके लोहा के अयस्क हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है, तो ये याद रखिएगा आपके लोहा के अयस्क हैं। और अगर बात करें बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये भी याद रखिएगा आपके एल्यूमिनियम के अयस्क हैं आपके बॉक्साइट। और अगर बात करें फ्रेंड्स की एग्जाम पे जो है बिहार पुलिस के एग्जाम पे सूत्र बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा आपके हेमेटाइट के जो फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं, तो आपके Fe2O3 होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, इसमें जो है लोहे का सिंबल का उपयोग किया गया है, इसलिए ये भी याद रखिए Fe2O3 जो आपके हेमेटाइट के सूत्र हैं। और मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो मैग्नेटाइट के फॉर्मूला हो जाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें जो है आपके परमाणुओं की मात्रा बढ़ा देनी है, यानी Fe3O4 हो जाएंगे आपके किसके फॉर्मूला हो जाएंगे, तो आपके मैग्नेटाइट के फॉर्मूला हो जाएंगे। याद रखिएगा हेमेटाइट में Fe2O3 होते हैं और मैग्नेटाइट में जो है आपके Fe3O4 होते हैं। और पिच ब्लेंड की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पिच ब्लेंड जो है आपके किसके अयस्क है, तो यूरेनियम के अयस्क है। तो उसी तरह यूरेनियम ऑक्साइड जो होते हैं यूरेनियम डाइऑक्साइड
O2 ये जो होते हैं आपके पिच ब्लेंड के फॉर्मूला होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके U से हो जाएंगे यूरेनियम और डाइऑक्साइड का मतलब हो जाएंगे O2। तो इसी संदर्भ में याद रखिएगा पिच ब्लेंड के फॉर्मूला हो जाएंगे आपके UO2 और पिच ब्लेंड किसका है इसका, तो यूरेनियम का इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किससे मिला था। नोबेल पुरस्कार जो फ्रेंड्स आपके प्रत्येक वर्ष घोषणा की जाती है, तो याद रखिएगा आपके नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में 2023 में किसे प्रदान किया गया था। तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नरगिस मोहम्मदी हो जाएंगे, नरगिस मोहम्मदी हो जाएंगे जो आपके ईरान देश के हैं। तो याद रखिएगा हो जाएंगे आपके नरगिस मोहम्मदी 2023 में जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा यानी इसे प्रदान किया गया था। साथ में फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा आपके मलाला यूसुफजई जो है इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, और ये कब दिया गया था, तो आपके 2014 ईस्वी में दिया गया था। ये इनके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, मलाला यूसुफ जो है जो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है, जो फ्रेंड्स आपके पाकिस्तान मुल्क की महिला है जो सबसे कम उम्र में महज कितने वर्ष में ये प्राप्त किए थे फ्रेंड्स। इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा आप अगर जानते हैं तो। मलाला यूसुफजई जो है आपके कितने वर्ष में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति की थी, तो याद रखिएगा 2014 में प्राप्ति की थी, और ये कितने वर्ष की उम्र में प्राप्त की थी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी, तो ये भी याद रखिएगा मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को एक ही साथ नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। और अगर बात करें फ्रेंड्स की स्टैटिक जीके में याद रखिए फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी ये किस वर्ष हुई थी, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत, तो ये जरूर याद रखिए 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी आपके 1901 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सॉरी फ्रेंड्स दक्षिण भारतीय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नाईमुदी की अगर ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स, हाइट की अगर बात करें, ये इनकी ऊंचाई हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे, तो आपके 2695 मीटर। 2695 मीटर जो है आपके किसकी ऊंचाई है, तो आपके अन्नाईमुदी की ऊंचाई है। और ये जो अन्नाईमुदी चोटी है फ्रेंड्स ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ये भी जरूर याद रखिए आपके केरल राज्य में अवस्थित है। अन्नाईमुदी की चोटी किस राज्य में अवस्थित है, तो आपके केरल राज्य में अवस्थित है। इनके साथ में फ्रेंड्स जिस प्रकार अपने भारत की उत्तरी चोटी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत की जो है दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, तो आपको अन्नाईमुदी में कहा जाता है। याद रखिएगा दक्षिण भारत का माउंट यानी एवरेस्ट किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आपके अन्नाईमुदी को ही कहा जाता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स नीलगिरी पर्वत क्या है, तो नीलगिरी जो है फ्रेंड्स ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। जिस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो आपके नीलगिरी पर्वत है। और महेंद्रगिरी जो है फ्रेंड्स ये महेंद्रगिरी पूर्वी तट का यानी सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी तट में जो सर्वोच्च शिखर होते हैं आपके कौन होते हैं, तो आपके महेंद्रगिरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे फ्रेंड्स उद्योग क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्योग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मोस्ले साहब। मोस्ले साहब के द्वारा जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया गया था। और ये आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन किया गया था किस वर्ष प्रतिपादन किया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आपके 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में जो है आपके आवर्त सारणी का प्रकाशन किया गया था। हालांकि फ्रेंड्स सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि ओनली आवर्त सारणी की अगर बात करें यानी आवर्त सारणी के आविष्कारक की अगर बात करें तो आपके मेंडलीफ हो जाएंगे। मेंडलीफ आपके आवर्त सारणी के आविष्कारक हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो आपके मोस्ले साहब ने दिया था। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया था, तो ये किस आधार पर किया था, तो तत्वों के जो रासायनिक गुण होंगे वो आपके परमाणु भारों के अनुसार होंगे। यानी तत्वों को जो क्रम से सजाया था किस आधार पर सजाया था, तो आपके परमाणु भार के अनुसार से सजाया था। और मोस्ले साहब जो थे ये आपके परमाणु संख्या के आधार पर दर्शाया था। यानी तत्व के जो गुण होंगे रासायनिक गुण होंगे वो आपके परमाणु संख्या के आधार पर होंगे। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या के आधार पर किसने दिया था, तो आपके मोस्ले साहब ने दिया था। और मेंडलीफ साहब ने कौन सा नियम दिया था, तो आपके परमाणु तत्व जो होंगे यानी परमाणु के जो रासायनिक गुण होंगे वो आपके परमाणु भारों के अनुसार होंगे। और न्यूलैंड्स जो है फ्रेंड्स ये न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया था, तो न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक का नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, तो आपके तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम दिया था। यानी कि इसने बताया था कि तत्वों के जो प्रत्येक तत्व के जो गुण होंगे वो आपके पहले तत्व जो होंगे आपके 8वें तत्व के गुण के बराबर होंगे। यानी अगर आपके पहला तत्व जो है आपके वही 8वें तत्व के गुण के बराबर होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे आपके दूसरे तत्व जो होंगे आपके अगले वाले नंबर 9वें तत्व जो आएंगे वो आपके इस गुण के से मेच खाएंगे। इसी लिए बोला गया न्यूलैंड के अष्टक नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जाइलम। जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जो जड़ के माध्यम से खनिज लवण और पानी की एकत्रित किए जाते हैं यानी भोजन की प्राप्ति करते हैं, ये किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आपके
जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। और अगर जो आपके पेड़ पौधे के द्वारा यानी पत्तियों में जो आपके भोजन बनते हैं सूर्य के प्रकाश की क्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान, वो आपके फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों के पत्तियों में बनने वाले भोजन को पेड़ पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा, और जो जड़ के द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं वो आपके जाइलम के द्वारा पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है तो आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस वही फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखिए, आपके अपसारी लेंस इसी को कहते हैं, अपसारी लेंस इसी को कहते हैं। और इनके एक और अन्य नाम है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स VEX, कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? तो आपके अवतल लेंस को ही कहते हैं। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग कहते हैं। और उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके दूर दृष्टि दोष के लिए जो है आपके इसका उपयोग किया जाता है, तो आपके उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फ्रेंड्स, ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस का सेशन बनाया गया फ्रेंड्स, आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। जो फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड है और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो अगर फ्रेंड्स आपके ये सेशन आपको पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? एग्जाम पे आपके लोक नृत्य से संबंधित, सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, कालबेलिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राजस्थान राज्य का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं आपके ऑप्शन में आए हैं पंजाब में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो पंजाब में जो आपके भांगड़ा नृत्य है, पंजाब में आपके भांगड़ा नृत्य जो है आपके काफ़ी प्रसिद्ध है। और बिहार में जो है फ्रेंड्स आपके त्यौहार के रूप में एक याद रखिएगा, बिहार में जो आपके छठ त्यौहार है ये आपके काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार में आपके छठ प्रसिद्ध काफ़ी त्यौहार है। इनके अलावा जो कर्मा त्यौहार है वो भी आपके बिहार राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न कब दिया गया था? जिसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में जो है आपके भीमराव साहब अंबेडकर को जो है आपके भारत रत्न दिया गया था। और ये जो भारत रत्न दिया गया था आपके मरणोपरांत भारत दिया गया था, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत जो है आपके भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, ये कब हुई थी? तो ये भी जरूर याद रखिए, आपके 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में जो है भीमराव साहब अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है। और इनके अगर समाधि स्थल से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, इनकी समाधि स्थल कहाँ स्थित है, यानी समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ये याद रखिएगा, आपके चैत्रा भूमि। समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपके चैत्रा भूमि। किसका स्थल है? तो आपके भीमराव साहब अंबेडकर का जो स्थल है। इनके साथ में फ्रेंड्स ये भी जरूर याद रखिएगा, भीमराव साहब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपका जन्म जो हुआ था आपके 14 अप्रैल को, यानी कुछ दिन पहले जो फ्रेंड्स आपके जयंती मनाई गई भीमराव साहब अंबेडकर की, जो आपके 14 अप्रैल में मनाई गई थी। और इनका जो जन्म हुआ था 1891 में, यानी 1891 ईस्वी में आपके MP में हुआ था। ध्यान रखिएगा, MP राज्य में जो है भीमराव साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था। और भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपके 25 वर्ष होती है। और लोकसभा का वर्णन जो है फ्रेंड्स आपके संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ये भी याद रखिएगा, आपके आर्टिकल कितना में है? तो आपका आर्टिकल हो जाएंगे 81 में। 81 में जो है आपके लोकसभा का वर्णन है। और वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का वर्णन जो है आपके आर्टिकल कितना में है? तो राज्यसभा का वर्णन कितना में है? तो आपके अनुच्छेद 80 में है। और अगर बात करें फ्रेंड्स कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम पे आपको 100% एग्जाम पे आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे इन टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं जरूर बताइएगा। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये आपके नीलगिरी है। याद रखिएगा, कौन है? नीलगिरी है। और इसे फ्रेंड्स भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो ये भी जानना अनिवार्य हो जाता है कि इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था। जिनके साथ में याद रखिएगा, इसे भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसे कब घोषित किया गया था? तो आपके 1986 ईस्वी में इसे घोषित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ष है क्योंकि ये भारत का पहला के संदर्भ में है। इसे कब घोषित किया गया था? तो आपके 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे जाता है फ्रेंड्स कि आपके यूनेस्को में जो है इसे कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था? तो ये जरूर याद रखिए, आपके 2000 में जो है आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में नीलगिरी को 2000 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किए जाते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कब किया जाता है? तो आपके 1986 ईस्वी में घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, ये किससे संबंधित है? जिसका आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। बच्चों के टीकाकरण के लिए जो है मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें इसमें 7 प्रकार के बीमारियों का परीक्षण किया जाता है और उनके लिए टीका दिया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके इस संदर्भ में आपके मिशन इंद्रधनुष में जो आपके 7 प्रकार के रंग होते हैं, उसी आधार पर जो 7 प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए, टीकाकरण लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखी गई है। तो इनकी शुरुआत जो कब की गई थी, तो ये याद रखिएगा आपके दिसंबर 2014 में जो है आपके मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फ्रेंड्स, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बी.आर. सुब्रमण्यम। बी.आर. सुब्रमण्यम जो नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए, नीति आयोग का जो गठन किया गया था, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपके 1 जनवरी 2015 को जो है फ्रेंड्स आपके नीति आयोग का गठन किया जाता है। और नीति आयोग जो है फ्रेंड्स ये किसके स्थान पर लाया गया था, तो नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। नीति आयोग जो है आपके योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और योजना आयोग का जिस प्रकार अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार आपके नीति आयोग को भी अध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आपके पीएम साहब होंगे। और नीति आयोग जो है एक किस प्रकार के निकाय है, तो ये जो है आपके एक असंवैधानिक निकाय है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके नीति आयोग का उल्लेख जो है आपके संविधान में नहीं है। और नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ बने थे, ये जरूर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा, आपके नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ बने थे वो आपके सिंधु श्री खुल्लर बने थे। याद रखिएगा, सिंधु श्री खुल्लर जो है आपके नीति आयोग के प्रथम सीईओ बने थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में ये चारों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके पीएम साहब होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ बने थे, ये कौन बने थे, तो आपके सिंधु श्री खुल्लर बने थे। और वर्तमान में इसके सीईओ हो जाएंगे बी.आर. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे वो आपके अरविंद पनगड़िया साहब बने थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके प्रथम के संबंधित आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो आपके अरविंद पनगड़िया बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट रोग जो है ये किसके कारण होता है? जिसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कैडमियम के कारण। कैडमियम के कारण जो है आपके फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आर्सेनिक। आर्सेनिक का कारण है जो आपके ब्लैक फुट रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 17वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो जो थे आपके मुख्य अतिथि के रूप में 2024 ईस्वी में थे। और अगर बात करें 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपके 2025 में जो गणतंत्र दिवस थे, ये इनके मुख्य अतिथि जो थे ये आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और इनके नाम क्या थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे आपके प्रबोवो आपके प्रबोवो सुबियांतो जो थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, जो आपके 2025 ईस्वी में जो है आपके भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना यानी कि इसमें फ्रेंड्स आपके जल के साथ है, और जल के साथ होंगे तभी तो आपके बुझा हुआ चूना का निर्माण करेंगे। और जल में साथ होने की वजह से इसके सूत्र जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होते हैं आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। और जो ऑप्शन आए हैं फ्रेंड्स, इनके साथ में याद रखिएगा, आपके CaO को क्या कहते हैं, तो आपके बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना की अगर बात करें, इन्हें बिना बुझा हुआ है, तो इनमें जो है आपके बिना बुझा हुआ चूना जो है आपके इन्हें बिना जल का है। तो बिना बुझा हुआ चूना जो है आपके बिना जल का होगा, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएंगे। और बुझा हुआ चूना की अगर बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स आपके जो बुझा का निर्माण किया गया, यानी कि फ्रेंड्स इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में जल के साथ मिश्रण करेंगे तो आपके इसका निर्माण करेंगे, और बिना जल के बाद ये आपके निर्माण करेंगे। और जो CaCO3 ये किसके फॉर्मूला है, तो आपके संगमरमर के फॉर्मूला है। याद रखिएगा, संगमरमर जिसे पत्थर कहते हैं। तो संगमरमर की फॉर्मूला की अगर बात करें तो संगमरमर के फॉर्मूला हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। और ये Cl2 जो है ये कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। तो याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड जो है आपके CaCl2 हो जाएंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो आपके पत्थर हो जाएंगे, जिसे संगमरमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, SBI की स्थापना कब हुई थी? SBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1955 में। SBI की स्थापना जो हुई थी आपके कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। और SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यह भी याद रखिएगा, SBI बैंक का मुख्यालय जो है आपके मुंबई में अवस्थित है। याद रखिएगा, SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, मुंबई में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो आपके टॉप 30 क्वेश्चन बनाए गए फ्रेंड्स, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तभी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके अगर इन टॉप 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन के अगर राइट आंसर हो जाते हैं तो आपकी समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपका अपना स्कोर जो है आपके टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न
में अपना विश्वास प्रकट किया था अशोक ने, ये तो किस अभिलेख में प्राप्त किया था? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख में जो है आपके अशोक ने अपना त्रिरत्न के संदर्भ में विश्वास प्रकट किया था। और ये भाब्रू शिलालेख जो है इसकी खुदाई के दौरान जो प्राप्ति हुई थी, ये किस राज्य में प्राप्ति हुई थी? तो ये याद रखिएगा आपके राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में जो है इनकी खुदाई के दौरान इनकी प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो प्राप्ति हुई थी, इसे खोज किसने किया था? तो ये भी याद रखिए, इनकी खोज जो किया गया था आपके कैप्टन वर्ड के द्वारा। कैप्टन वर्ड के द्वारा, कैप्टन वर्ड के द्वारा जो इनकी खोज की गई थी। और ये किस वर्ष की गई थी? तो ये भी जरूर याद रखिएगा आपके 1837 ईस्वी में, यानी 1837 में जो है आपके भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी कैप्टन वर्ड के द्वारा। और किस राज्य में इनकी प्राप्ति हुई थी? तो राजस्थान राज्य में इनकी प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? प्रेजेंट टाइम में जो है आपके संपत्ति के अधिकार जो है आपके कानूनी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो संपत्ति के अधिकार को जो है 21 संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा आपके 1978 में, यानी 1978 में जो है आपके 44वें संविधान संशोधन होते हैं। जो फ्रेंड्स आपके पहले जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, लेकिन इसे 1978 ईस्वी में संशोधन किया गया। जो 44वां संविधान संशोधन था उनके बाद से इसे जो है आपके कानूनी अधिकार में रखा गया। संपत्ति का अधिकार जो है आपके कानूनी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और ये अनुच्छेद कितना में रखे गए हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में? तो आपके आर्टिकल जो है आपके 300 के ए में, 300 के ए में जो है आपके संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। तो ये आर्टिकल जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वही सिन्हा है जो फ्रेंड्स आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो चुने जाते हैं आपके 11 दिसंबर को 1947 में, 11 दिसंबर 1947 में जो आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, उन्हीं को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इस रूप में स्टार्च के रूप में। ग्लूकोज से रिलेटेड एग्जाम पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज का एक फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ग्लूकोज के जो फॉर्मूला होते हैं आपके C6 होते हैं, H12 होते हैं और O6 होते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला है जो एग्जाम पे फ्रेंड्स आपके कई बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैं फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में जो फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको इस सेशन के माध्यम से फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन याद हो जाए। तो याद रखिएगा ग्लूकोज के फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय में जो है आपके अब्दुल रज्जाक भारत आया था। इनके साथ में फ्रेंड्स आपके कृष्ण देव राय से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कृष्ण देव राय के शासनकाल में कौन कौन जो है भारत आया था। इनके संदर्भ में याद रखिए, कृष्ण देव राय के शासनकाल में 2 शासक भारत आते हैं, यानी कि 2 यात्री जो है आपके भारत आते हैं। और वो कौन कौन से शासक थे? यानी जो पुर्तगाल देश से आते हैं। कौन देश से आते हैं? तो पुर्तगाल देश से आते हैं। पुर्तगाल देश से आते हैं। और कौन कौन 2 व्यक्ति थे ये जरूर याद रखिए। आपके 2 व्यक्ति जो थे आपके डोमिंगो पेस थे। कौन थे? आपके डोमिंगो पेस थे। डोमिंगो पेस और एक व्यक्ति थे आपके फर्नाओ नूनीज थे, यानी सीधा याद रखिए आपके नूनीज और डोमिगासो पेस थे। डोमिगासो पेस जो थे आपके 2 व्यक्ति, ये दोनों पुर्तगाल के थे जो आपके कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आते हैं। और अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आते हैं? तो आपके देवराय द्वितीय के समय में भारत आते हैं, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर अवस्थित है? इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सोन नदी पर। सोन नदी पर जो आपके इंद्रपुरी बैराज अवस्थित है। सोन नदी से उद्गम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोन नदी का उद्गम की अगर बात करें, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखिए आपके अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से जो फ्रेंड्स आपके सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। और यही सोन नदी जो है आगे चल करके जो आपके गंगा में मिल जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि सोन नदी का मुहाना कौन सा है? तो आपके गंगा नदी है। और इनके अलावा फ्रेंड्स आपके जो कोसी नदी है, कोसी नदी और गंडक नदी, ये भी आपके जो है गंगा की सहायक नदी है। याद रखिएगा, कोसी नदी, गंडक नदी और सोन नदी, ये सारे के सारे नदी का मुहाना जो आपके गंगा नदी है। और गंगा नदी का मुहाना कौन सा है? तो याद रखिए आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हालांकि फ्रेंड्स आपके गंगा नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में मिलन हो जाते हैं, तब जाकर के आगे बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इनकी शुरुआत की अगर बात करें फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा आपके 1987 में, यानी कि 1987 ईस्वी में जो है आपके विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था?
पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? इससे आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मथुरा में। मथुरा में जो है पहली महिला सैनिक स्कूल खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पटना जिला। पटना जिला जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। वहीं अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या वाला, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कम हो जाएंगे, तो आपके सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके शेखपुरा। शेखपुरा जिला जो है आपके सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और अगर बात करें कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है फ्रेंड्स, साक्षर के मामला में सबसे कम साक्षर मामला में कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा आपके पूर्णिया जिला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं कि पूर्णिया जिला जो है जनसंख्या यानी कि साक्षरता के मामले में कितने स्थान पर है? तो सबसे आखिरी स्थान पर जो होते हैं आपके कौन जिला होते हैं? तो आपके पूर्णिया जिला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह जो है इसमें वह का प्रयोग किया गया, तो वह जो है बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा शब्द है, यानी कैसा सर्वनाम है, यानी कैसा वाचक है? तो आपको याद रखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा और आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? यानी सीधा सा क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये जरूर याद रखें आपके 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। इससे पहले फ्रेंड्स एक टेस्ट क्वेश्चंस के रूप में जो है आपके लिए है, तो इन टेस्ट क्वेश्चंस का आप हमें जरूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन से आपके बुद्धचरित्र की भाषा क्या है? इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। बुद्धचरित्र की रचना जो है फ्रेंड्स आपके अश्व घोष जी के द्वारा की गई थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, आपके अश्व घोष के द्वारा जो है इनकी रचना की गई थी, जो आपके बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है। यानी बुद्ध के जीवन पर आधारित बुद्ध चरित्र जो है रचना, ये अश्व घोष की रचना है। ये जो किस भाषा में रचना की गई है, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ऑप्शन है पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा या फिर हिंदी भाषा। तो फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, पर्सनली क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, इस सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कंडीशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।